तो दोस्तों कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, कहानियां नहीं आ पाई, मगर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पिताजी बीमार चल रहे थे। खैर अब उनकी तबीयत में पहले से काफ़ी सुधार है और ठीक आप सबके प्यार और दुआओं से वो अब जल्द ही ठीक हो जाएंगे। बाकी दोस्तों आते हैं हम आज की कहानी की तरफ, जो कि अमृता ने मुझे काफ़ी टाइम पहले मेरी मेल आईडी पर भेजी थी। हालांकि मुझे जितना भी समय मिल पाया मैंने उस समय को इस कहानी को दिया है। बस आप अगर पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर लीजिए। साथ ही अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज़ दूं तो कहानियां सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानियों के बाद मैं आप सबको वहीं मिलूंगा। बस दोस्तों बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों मेरा नाम अमृता है। मैं कोलकाता वेस्ट बंगाल की रहने वाली हूँ। वैसे तो मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो साइंस एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहा है मेरी लाइफ का। मगर हमेशा से मेरा भूत डायन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में बेहद इंटरेस्ट रहा है। मगर दोस्तों भरोसा शायद कभी नहीं होता अगर जो मैंने फेस किया वो नहीं करती। वैसे मैं रहती तो कोलकाता में हूँ, मगर पली बड़ी आसाम में हूँ। मैं 2017 में गुवाहाटी आसाम शिफ्ट हुई कुछ ही महीनों के लिए, क्योंकि मुझे NIT की कोचिंग करनी थी। सच कहूँ तो अगर वहाँ शायद वक्त रहते सब समझ नहीं आता तो शायद आज ये बताने के लिए मैं मौजूद ही नहीं होती। खैर मैं अपनी माँ और घर पर रहने वाली मेड के साथ शिफ्ट हुई। पर दोस्तों कहानी सुनाने से पहले मैं आपको उस जगह के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ जो कि बेहद ज़रूरी है। दोस्तों जिस फ्लैट में मैं रहती थी उसके इंटीरियर को थोड़ा अच्छे से समझ लिया जाए तो ज़्यादा सही है। उस वक्त वो फ्लैट 4th फ्लोर में था। इंटर करते ही ड्राइंग हॉल आता था जिसके लेफ्ट साइड में 2 बेडरूम थे। दोनों बेडरूम एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट में थे। जैसे अगर आप रूम से निकले तो डायरेक्टली दूसरे रूम के अंदर ऑलमोस्ट सब कुछ देख सकते हैं, और ठीक ड्राइंग रूम से सीधा जाने से किचन आता था। अब दोनों बेडरूम में से मैंने जिसे अपना बेडरूम बनाया था वो वाला रूम ड्राइंग रूम से लेफ्ट की तरफ जाके उसके लेफ्ट में आता था। उसके बिल्कुल ठीक सामने जो बेडरूम था उसमें हमने वैसे ही कुछ सामान वगैरह रखने का रूम बना लिया था, और जो ठीक हमारा बेडरूम था उसमें घुसते ही सामने वॉशरूम आता था। वॉशरूम के ठीक बगल में एक छोटी सी बैल्कनी थी। वहां से मेन रोड और होर्डिंग्स साफ दिखाई देती थी। सच कहूं तो फ्लैट अच्छा खासा था। वैसे हमें ज़्यादा टाइम के लिए नहीं चाहिए था, पर हम सेटिस्फाइड थे। खैर अब कहानी की तरफ चलते हैं। शिफ्ट होने के कुछ दिनों बाद सब कुछ ठीक रहा, मगर कुछ दिन बीत जाने के बाद हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो हमने कभी नहीं सोचा था। वहाँ शिफ्ट होने के बाद माँ को बीच में कुछ दिनों के लिए कोलकाता आना पड़ा। उस बीच मैं और मेरी मेड वहाँ कुछ दिनों के लिए अकेले रह रहे थे। उस वक्त विंटर का टाइम था और आसाम में विंटर में काफ़ी ठंड होती है, मगर बहुत ज़्यादा भी नहीं। सबको मालूम होगा सर्दियों में तो घर से ज़्यादा ठंड घर के बाहर होती है। मगर जिस फ्लैट में हम रहते थे वहाँ पर इसका उल्टा था, क्योंकि जब कभी मैं बाहर जाती थी तो सिर्फ एक जैकेट डालकर जाती थी, मगर अंदर रहते वक्त बाकायदा मुझे जैकेट डाल के 2 ब्लैंकेट्स लेके सोना पड़ता था। इतना करने के बाद भी ठंड लगती थी। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि वहाँ से शिफ्ट होने के बाद माँ को कोलकाता जाना पड़ा। इसी बीच मैं और मेरी मेड जिसका नाम दीपा था हम अकेले वहाँ रहने लगे। मैं सुबह उठते ही क्लास के लिए चली जाती थी और शाम को तकरीबन 7 या 8 बजे तक लौटती थी। दोस्तों अजीब चीज़ें तब शुरू हुई जब एक रात क्लास से लौटते टाइम मैं पिज़्ज़ा लेते हुए आई। एक पीस खाने के बाद मैंने दीपा से कहा कि बाकी फ्रिज में रख दे ताकि सुबह क्लास जाने से पहले ब्रेकफास्ट में भी पिज़्ज़ा ही खा लूँ। रात गुजरी और अगली सुबह जब मैंने दीपा से कहा कि पिज़्ज़ा गर्म करके मुझे दे दे तो वो तुरंत ही किचन में गई और वापस लौटकर मुझसे कहने लगी कि पिज़्ज़ा खराब हो गया है।
दोस्तों, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि एक तो सर्दी का मौसम था, ऊपर से पिज्जा फ्रिज में रखा हुआ था। मैं तुरंत उठी और दीपा के साथ किचन में गई। वहां पहुंचकर मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि पिज्जा पे हरे रंग की तरह दाने दाने से निकल गए थे। जैसे यूजुअली गर्मियों में अगर 1-2 मंथ के लिए कोई खाना बाहर रख दिया जाए तब ऐसा होता है। मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि आखिरकार कल का फ्रेश पिज्जा फ्रिज में रखा था तो ऐसे कैसे खराब हो सकता है। थोड़ी देर बाद मैंने इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे फेंकने को कह दिया। मैं चुपचाप अपनी क्लास के लिए निकल गई। दोस्तों, इसके कुछ दिनों बाद मेरे बिहेवियर में कुछ अजीब सा चेंज आने लगा। मतलब जब भी मैं क्लास के बाद घर लौटती तो फ्लैट में आने से पहले तक मैं बिल्कुल ठीक रहती, मगर फ्लैट में लौटते ही कुछ अजीब सा महसूस होने लगता, जैसा कि एक अजीब सा गम, एक दर्द दुखी सा महसूस होता था, जैसे कि मेरे साथ कुछ बहुत ज्यादा बुरा हुआ हो, जबकि मैं सब कुछ जानती थी कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पर मालूम नहीं क्यों मैं घंटों बैठ के रोया करती थी बिना किसी वजह के। मेरे पास कोई वजह नहीं थी, पर फिर भी मैं अपने रूम की लाइट ऑफ करके चुपचाप बस रोती रहती थी। और जब ये सब कुछ शुरू हुआ तब मेरी माँ वहां पर नहीं थी। साथ ही सबसे अजीब बात तो ये थी कि जब क्लास के लिए बाहर होती थी तब बिल्कुल नॉर्मल होती थी, मगर उसके बाद वापस आते ही मेरी वही हालत हो जाती थी। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर माँ भी वापस लौट कर आ गई। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरी माँ बहुत ही धार्मिक किस्म की इंसान है, इसीलिए वो हर दिन पूजा पाठ करती है और अक्सर जब भी हम कहीं पर जाते हैं तो वो अपने साथ भगवान की मूर्ति लेकर जाती है। ठीक उस फ्लैट में भी उन्होंने मूर्ति लगाई। जिस रूम में हमने बेडरूम बनाया था वहां पे एक टेबल में छोटा सा मंदिर सेट कर दिया था। माँ के लौटने के बाद ही जब अगले दिन सुबह उन्होंने भगवान की मूर्ति पे फूल चढ़ाए और अगरबत्ती जलाई, ये सब करके वो किचन में चली गई। 1 घंटे बाद जब वो बेडरूम पर वापस लौट के आई तो उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनकी हालत खराब हो गई, क्योंकि जो फ्लावर और अगरबत्ती उन्होंने बस 1 ही घंटे पहले जलाई थी वो तो ऐसी खराब हुई जैसे मानो वो वहां महीनों से पड़ा सड़ रहा हो। और ठीक जो अगरबत्ती जलाई थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पानी से बुझा दिया हो। एक बार को तो वो टेंशन में आ गई। पर खैर, ऐसे ही 1 महीना बीत गया, जिसके बाद एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। एक दिन शाम को कुछ काम करते हुए माँ दीपा को बुला रही थी। उस दिन संडे था तो मैं भी फ्लैट में ही थी। हमने दीपा को बहुत बुलाया मगर वो कहीं भी नहीं मिली। माँ उसे ढूंढते हुए जब बिल्डिंग की टेरेस पे पहुंची तो उन्होंने देखा कि दीपा बिल्कुल टेरेस की वॉल के ऊपर खड़ी नीचे की तरफ देख रही थी। ये देखकर माँ बहुत ज्यादा घबरा गई, मगर किसी तरह हिम्मत करके उन्होंने जाके दीपा को जल्दी से टेरेस के अंदर खींच लिया। उन्होंने तुरंत वहीं पर दीपा को बहुत डांटा, उससे पूछा कि ये सब वो क्या कर रही थी। उस वक्त दीपा भी बहुत डर गई थी। उसने डरते हुए कहा कि वो टेरेस पर कपड़े सुखाने आई थी, मगर इसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहा। दोस्तों, इसके अगले दिन ही हमने दीपा को उसके घर वापस भेज दिया और इसी इंसिडेंट के कुछ दिनों बाद ही वापस मेरे साथ कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। मैं जब सुबह सो के उठती तब मेरे हाथ पैर में जगह जगह पर मुझे कुछ मार्क के निशान मिलते, जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं होता था कि आखिरकार वो आए कहां से, क्योंकि फ्लैट में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां से मुझे चोट लग सके। और अगर कहीं बाहर से चोट लगती तो एक ही दिन लगती, मगर हर रोज मुझे कहीं ना कहीं कोई जख्म मिलता ही था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। इसी बीच हम वीकेंड के लिए सब अपने घर लौटे, मगर जब हम दोनों वापस उस फ्लैट में लौटे तो वहां एक ऐसी चीज हम सब ने देखी जिससे कि हमें समझ ही नहीं आया कि आखिर ये क्या है। हमने जब मेन डोर खोला तो पाया कि फ्लोर के स्टार्ट होते ही खून के निशान थे, जैसे कोई चीज को मार के उसे खींचते हुए हमारे बेडरूम तक ले गया हो। मैं एक साइंस की स्टूडेंट हूं, मुझे समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई
कि वो सच में खून का निशान था। साथ ही वो निशान मेरे अलावा माँ और मेरे बहुत सारे दोस्तों ने भी देखे। पर सबसे बड़ी बात थी कि मेन डोर तो हम लॉक करके गए थे और कोई अंदर भी नहीं आया था। साथ ही वो 4th फ्लोर में था। बाकी हम सारी खिड़की बंद करके ही गए थे। और अगर कोई जानवर होता तो इतना जख्मी होने के बाद मरता तो उसकी डेड बॉडी वहां पर जरूर मिलती, मगर वहां पर कुछ भी नहीं मिला। हमने फिर भी इस बात को इग्नोर कर दिया। इसके बाद एक दिन शाम के वक्त मैं अपने फ्लैट पर थी। उसी बीच मेरी एक दोस्त मुझसे मिलने के लिए आई। उसने आकर मुझसे पानी मांगा। उस वक्त हम दोनों मेरे बेडरूम के अपोजिट वाले बेडरूम में बैठे थे। तो ठीक मैं अपनी दोस्त के लिए पानी लाने बाहर निकली। दोस्तों, जैसा कि कहानी की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि ये दोनों रूम एक दूसरे के सामने थे। तो जब मैं उस रूम से निकली तो मेरी आंखें हमारे बेडरूम के बैल्कनी में गई। सच कहूं तो जो वहां मैंने देखा उसके बारे में सोचते हुए भी मेरी रूह कांप जाती है। वहां पर मैंने एक औरत को देखा जो कि हमारे बेडरूम के बैल्कनी में खड़ी थी। उसने सफेद रंग का कुछ अजीब सा साड़ी जैसा पहना हुआ था। वो उस वक्त बाहर की तरफ देख रही थी, मतलब उसके पीछे का पार्ट मेरी तरफ था। उसके बाल बेहद लंबे थे। वो ठीक जमीन से 4 से 5 फीट ऊपर थी। मैंने कुछ सेकंड के लिए या शायद 1 मिनट के लिए उसको देखा, जिसके बाद मैं वहां से डायरेक्ट किचन की तरफ चली गई। उस वक्त माँ किचन में थी। मैंने तुरंत बस पानी निकाला और चुपचाप किचन से डायरेक्ट दूसरे वाले रूम में आ गई जहां पर मेरी दोस्त बैठी थी। आते वक्त मुझे वापस हमारे बेडरूम को क्रॉस करना पड़ा, मगर मैंने गलती से भी उस बैल्कनी की तरफ नहीं देखा। उस वक्त मैंने इन सब के बारे में माँ से कोई बात नहीं की, क्योंकि सच कहूं तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं था। दूसरा, मुझे यह भी मालूम था कि माँ को मैंने इस बारे में बताया तो मालूम नहीं कि वो कितना डर जाती। साथ ही वहां पर अब मेरे बहुत दोस्त भी बन गए थे। मुझे वहां से इतनी जल्दी घर नहीं लौटना था। खैर, ऐसे ही कुछ वक्त और बीता। मेरे क्लासेस खत्म हो गए और धीरे धीरे घर लौटने का दिन आ गया। वहां पर रहते हुए हमारी आखिरी रात थी। उस वक्त रात के 2 बज रहे होंगे जब मुझे वॉशरूम जाना था। साथ ही आपको ये बात भी बता दूं कि मेरी माँ बहुत गहरी नींद में सोती है और वो भी जल्दी सो जाती है। मगर जब मेरी आंखें खुली तो उस रात वो भी जाग रही थी, क्योंकि जब मैं वॉशरूम जाने को उठी तो माँ ने बड़ी अजीब तरीके से कहा। उसने कहा कि सभी लाइट जला के जाना, ऐसे नहीं जाना। साथ ही दोस्तों, जैसा मैंने पहले बताया था कि हमारे रूम से बाहर के होर्डिंग दिखाई देते थे, वैसे वहां से भी काफी लाइट आती थी और वैसे भी वॉशरूम रूम के अंदर बेहद पास में था। तो मुझे कभी जरूरत ही नहीं महसूस हुई लाइट जला के रूम में वॉशरूम जाने की। मगर इस बार माँ ने बहुत जोर दिया तो मैंने उसकी बात मान ली। मुझे वॉशरूम गए 1 मिनट हुआ था कि माँ मुझे आवाज देने लगी कि जल्दी से लौट के आ। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है, क्योंकि इससे पहले माँ ने ऐसा कभी रिएक्ट नहीं किया था। मैं तुरंत ही उनके पास जाकर लेट गई। लेटते ही मुझे नींद आई भी नहीं थी कि माँ जोर जोरों से हनुमान चालीसा पढ़ने लग गई। दोस्तों, अब आप सोच ही सकते हैं कि मुझे कितना अजीब लग रहा होगा। रात के 2 बजे माँ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। मैं माँ से पूछने लगी कि क्या हुआ है। मुझे भी बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मैंने भी कुछ दिन पहले ही ऐसा कुछ देखा था जिससे मैं बहुत डर गई थी। माँ ने मुझे बहुत जोरों से पकड़ लिया। माँ जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। मैं ठीक वैसे ही डर के मारे माँ से चिपकी रही। किसी तरह वो रात भी गुजर गई और अगले दिन जब हम घर चले गए तो घर पहुंचने के बाद जब मैंने माँ से पूछा कि पिछली रात क्या हुआ था, तो उसने मुझे बताया कि उसने एक औरत को देखा था जो कि हमारे रूम के बाहर बैल्कनी में थी। माँ ने बताया कि जब तू वॉशरूम गई थी तो वो उस वक्त बाहर ही खड़ी थी और ठीक तेरे लौटते ही वो रूम में आ गई। वो जोरों से हंस रही थी और अचानक ही रोने भी लगी। उसने सफेद कलर की साड़ी पहनी थी। उसके बाल खुले थे जो कि घुटनों तक आ रहे थे। पर जब मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी तो उसने हंसना और रोना दोनों बंद कर दिए।
वो अपना काला सा मुंह खोलकर बहुत जोरों से चीखने वाली थी, मगर न जाने कैसे उसके मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकली और वो ठीक जैसे बिना पीछे मुड़े ही वैसे ही पीछे चली गई। वो ठीक बैल्कनी की तरफ गई और फिर गायब हो गई। दोस्तों, इसके बाद फिर मैंने माँ को अपनी बात भी बताई। तब जाकर माँ ने मुझसे कहा कि उसे तो तब ही समझ आ गया था कि वहाँ कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उस दिन फूल भी खराब हो गए थे। और ठीक दीपा के साथ जो हुआ, इसके बाद तो जैसे बिल्कुल यकीन ही हो गया था। सच कहूँ तो अगर शायद कुछ दिन और हम वहाँ रहते तो पक्का कुछ ना कुछ हमारे साथ ज़रूर हो जाता। दोस्तों, इसके बाद जब मैं वापस कुछ महीनों के बाद गुवाहाटी गई तो मुझे मालूम चला कि उस फ्लैट में एक औरत बहुत साल पहले रहती थी, जो कि काला जादू किया करती थी। उसने खुद को उसी एरिया जहां वो बिल्डिंग बनी थी वहां पर फांसी लगा ली थी, जिसके बाद उस घर को तोड़कर वहां पर बिल्डिंग बना दी गई। वो एरिया गुवाहाटी के सबसे पॉपुलेटेड एरिया में से एक है, बिल्कुल मेन जगह पर। मगर दोस्तों, हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि वहां आज भी ऐसा कुछ हो सकता है। मैं तो बस आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि कहीं भी किसी भी जगह जाने से पहले उसकी हिस्ट्री के बारे में जरूर से पता कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ चीजें इस दुनिया में होती हैं जिसका जवाब साइंस भी नहीं दे सकता, और तो और इन चीजों से छेड़खानी हमें बहुत महंगी पड़ सकती है। इसीलिए हमें इन सब चीजों से दूर ही रहना चाहिए। बस यही थी मेरी ये कहानी। तो दोस्तों, ये थी अमृता की कहानी। मुझे उम्मीद है आपको इनकी कहानी बेहद पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी जरा भी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही रोमांच भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं, बाय बाय।